मैं राष्ट्रपति जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा सोशल इशू उठाया। वो सोशल इशू हमारे समाज में जो भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनका काम है, लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले लोग केवल अपनी जेबें भरने में लग जाते हैं और वो उनको कोई होश नहीं रहता जब वो चुनाव जीत जाते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसा मेरा अपना मानना ये है कि जो शेड्यूल कास्ट से जो आने वाले, चाहे लीडरशिप में किसी भी लेवल पे जो लोग हैं, वो कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में जब वो होते हैं तो वो किसी भी चीज़ में स्टैंड नहीं लेते। लेकिन जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, वो क्योंकि समाज में उनका एक अलग तरह का कार्य करने का सिस्टम होता है, इसलिए वो शेड्यूल ट्राइब के लोग भी उस तरह का स्टैंड लेते हैं, वो अपने इश्यूज को रेज करते हैं। बैकवर्ड क्लास के भी लोग ऐसा करते हैं। और ये जो इशू जो उन्होंने उठाया ये बहुत अच्छा इशू है, क्योंकि हमारे देश में इतनी गरीबी है जिसको डेवलप करने के लिए सोशल डेवलपमेंट के नाम पे 25-30 साल पहले जब ये प्राइवेट या डिसइन्वेस्टमेंट और ये जो सिस्टम शुरू हुआ है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे पहले सोशल डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च होता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं या माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, उनको सोशल वेलफेयर में जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है वो नहीं मिलती है। और वो मिलेगी तो वो 4-5 साल बाद मिलेगी जब उसका कोर्स पूरा हो जाएगा। अब अगर इसको देखें, जैसे हरियाणा में एक आंदोलन चल रहा है एजुकेशन के इशू के ऊपर, तो वो जो एजुकेशन का क्या है कि कांग्रेस ने 500 स्कूल बंद किए और बीजेपी अब 800 स्कूल बंद कर रही है। बेसिकली वो हमारी जनता को अनपढ़ रखना चाहते हैं। और वो जो जनता होगी, क्योंकि वो पहले 500 रुपये जो है आपको दे रहे हैं, अगर 1100 रुपये दे रहे हैं वो अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको 500 रुपये देने हैं। ये स्कूल बंद करने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि स्कूल बंद करना जो है वो एक अजीब तरह की व्यवस्था पैदा करेगा, ताकि आप में जो है अनपढ़ता बढ़ेगी और साक्षरता जब नहीं रहेगी तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आज हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हमें भी नहीं समझ में आता क्या हो रहा है। इसलिए एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति है, उन्होंने बहुत अच्छा इशू उठाया है, क्योंकि जो सोशल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। केवल जेलें बनाने से, जेलों में आदमी बंद करने से कोई काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ, हालांकि हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन जब शेड्यूल कास्ट लोग अच्छी पोजीशन पे, बड़ी पोजीशन पे होते हैं, जैसे ये जो प्रॉब्लम आ रही है जेलों में, क्यों आ रही है? क्योंकि जब चीफ जस्टिस बालकृष्णन थे और वो जब जज भी रहे, तो उन्होंने कुछ ऐसे जजमेंट दिए कि एक आदमी को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है तो वो फॉर लाइफ जेल में रहेगा। इससे पहले सीआरपीसी में भी प्रोविज़न है और 20 साल की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मानी जाती थी और 14 साल में रेमिशन के बाद आदमी छूट जाता था। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या, मतलब ये राजीव गांधी कन्विक्ट को बाहर ना निकल जाएं या जो भी मतलब क्राइटेरिया होगा, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की भी होप नॉबिंग जजेस से बहुत ज़्यादा रहती है और उस वजह से उन्होंने शायद इस तरह का जजमेंट दिया, जिसकी वजह से आज जेलों में जो बंद हैं वो या तो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो तो साधन संपन्न लोग हैं, उनका अगर एक केस से वो हार भी जाते हैं एक जगह, दूसरी जगह उनको बेल मिल जाती है, दूसरे से हार जाएंगे तीसरी जगह वो अपील करके उससे बेल मिल जाती है। तो जब तक एंड नहीं होता उनकी लिटिगेशन का, तब तक वो जेल में नहीं जाते उतने। और ये जो सोशली मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं वो जेलों में हैं। इसलिए ये जो जजमेंट भी जो थे उनका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि 14 साल सफिशेंट पीरियड है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो 14 साल तक आप उसको उसमें जेल में जब रख लेते हो, मुझे लगता है दैट इज़ ए सफिशेंट पीरियड। और इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो हम वकील हैं हम देख रहे हैं, जिसके जो बिल्कुल झूठा केस होता है उसमें सज़ा हो जाती है, जो बिल्कुल सच्चा केस होता है उसमें छूट जाता है आदमी। और एट्रोसिटी के मुकदमे हैं, अभी कितने सारे हम एट्रोसिटी के मुकदमे कर रहे हैं जिनमें आदमी के खिलाफ पूरा एविडेंस है, पर वो नीचे से ऊपर तक उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता।
और ज़्यादातर लोग भी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। इसलिए जैसे इशू उठता है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का, तो वो कहते हैं फेक केस है, क्योंकि वो कमज़ोर आदमी होता है और हर लेवल पे उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, तो किसी न किसी लेवल पे समझौता कर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस झूठा है, क्योंकि उसकी सोशल कंडीशन ऐसी है कि वो स्टैंड नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो पूरी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करके तब वो करना चाहिए। और मैं राष्ट्रपति जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा सोशल इशू उठाया। वो सोशल इशू हमारे समाज में जो भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनका काम है, लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले लोग केवल अपनी जेबें भरने में लग जाते हैं और वो उनको कोई होश नहीं रहता जब वो चुनाव जीत जाते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी इस तरह के अच्छे इशू उठाए हैं। क्योंकि बेसिकली जो भी सोशल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है वो तो यही है कि जब वो उनकी क्लास से जब आदमी आएगा वो डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा, वो अपने समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा। लेकिन हमारे समाज से जब उन पोजीशन पे आदमी जाते हैं, शेड्यूल कास्ट से पर्टिकुलरली, तो वो उस तरह का स्टैंड नहीं लेते हैं। ये जो है हमें सामाजिक तौर पे अपने समाज में सुधार करने की भी ज़रूरत है। केवल हम दूसरों को गाली नहीं दे सकते, हमारे समाज में भी सुधार होना चाहिए। क्योंकि ये जो रिजर्वेशन का जो राइट है, जैसे ये शेड्यूल ट्राइब के लिए भी राइट है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के लोग जब भी अपॉर्चुनिटी होती है तो वो स्टैंड लेते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट का आदमी जो है वो बिल्कुल स्टैंड नहीं लेता। इसलिए ये जो पूरी व्यवस्था है इसको हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। लेकिन सर ये जो स्थिति बन रही है जेलों की, जो राष्ट्रपति जी कह रहे हैं, क्या इसमें न्यायपालिका की भी कोई भूमिका है? नहीं, न्यायपालिका की भूमिका जो है उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, हमारे पास कोई फैक्ट बेस्ड नहीं है। लेकिन ये जो मेन कारण है जो मैं समझ रहा हूँ कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद 14 साल बाद जो लोग छूटते थे, अब वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहेंगे, ऐसा कानून बन गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से। वो भी मैंने बताया, और वो जजमेंट भी जस्टिस बालकृष्णन की बेंच का था। वो जो है मुझे लगता है कि गलत जजमेंट है, उसको कोर्ट को करेक्ट करना चाहिए। और जो स्टेच्यूट में प्रेस्क्राइब है 14 साल वो सफिशिएंट है, और 14 साल से ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। सर इस आधार पे तो अभी छोड़ा गया ना, गुजरात के जो 11 बलात्कारी वो इसी आधार पे छोड़ा गया ना उनको, 14 साल वाले। नहीं, पर वो उनका जो आदमी उसको छोड़ते हैं, हमारे आदमी को नहीं छोड़ा। हमारे आदमी का केस ही उन मैडम ने क्या बताया, मैडम ने ये कहा कि भाई वो कोर्ट में इसलिए नहीं जाते, उनका सब कुछ बिक जाएगा। एक्चुअली जो हमारे समाज में एक और प्रॉब्लम है कि हमारे समाज के लोग जब केस लेके जाते हैं तो कोई मीडिएटर बीच में होता है। वो जो मीडिएटर होता है उसका अपना कंसिडरेशन होता है, इसलिए वो सही वकील के पास केस भी नहीं जाता है। तो वो जो केस है वो आधा अधूरा एक स्टेज में जाके वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो इफेक्टिव एडवोकेट के पास नहीं जाता है। तो वो जिनके पास जाता है वो कोई प्रिंसिपल डेवलप नहीं कर सकते। जब वो प्रिंसिपल डेवलप नहीं कर सकते तो कोर्ट में कोई लीगल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिसीजन नहीं होता है। ऐसा बहुत केसेज में हमने देखा है। इसमें सरकार न्यायपालिका क्या कर सकती है, जो मुद्दा उठा है? नहीं, करना तो सरकार और न्यायपालिका को है, क्योंकि पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना या उसको ठीक गलत एनालाइज करना ये जुडिशरी का काम है। सर कई मामले ऐसे भी सामने हैं जिनकी जमानत होगी, लेकिन जमानत राशि जमा नहीं कर पाए तो वो जेल में ही पड़े हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, गरीबी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, अनटचेबिलिटी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, जिसको ये नया जो इकोनॉमिक ऑर्डर आया है। क्योंकि आज जो चुनाव है, चुनाव में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो पैसा लगा रही हैं, वो पार्टियों के पीछे पैसा लगा रही हैं। अगर आप बीजेपी का ही देखें तो उसने जो जनरल चर्चा है, लाख करोड़ से ज़्यादा उन्होंने चुनाव पे खर्चा किया। तो आफ्टर ऑल ये पैसा किसका, ये गरीब आदमी का ही तो पैसा है। क्योंकि जो वो संस्थाएं खरीद रहे हैं, संस्थाएं खरीदने वाला भी तो पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लेके संस्था खरीद रहा है, तो ऐसा नहीं वो अपना पैसा लगा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की एस्टेब्लिशमेंट की है। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ये पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें समाज का सभी सेक्शंस का बराबर प्रतिनिधित्व है। इसको हम उसके जरिए ही करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो लीगल इश्यूज में बहुत ज़्यादा हम लेकिन सर जब राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं बड़ी भावुक हो गई, लगता है दर्द बहुत गहरा है, उनके नज़दीकी है। नहीं, दर्द तो देखो, जो आदमी इमोशनली स्ट्रेस में जब होता है, जब वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, तो दर्द तो सबको उतना ही होता है। और राष्ट्रपति होने के बावजूद वो उसने ऐसा इशू उठाया
ये एक बहुत सराहनीय चीज़ है। और मुझे लगता है कि जो पूरा सामाजिक सिस्टम है उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि समाज जो है उसमें जिस तरह की व्यवस्था है उससे जो आम आदमी है वो प्रताड़ित हो रहा है। और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर्स को बेच रहे हैं, इसके ज़रिए और ज़्यादा प्रताड़ित होने वाला, क्योंकि जो इकोनॉमिक गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज हमारे देश में 76% जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो केवल 1% लोगों की है। तो ऐसी स्थिति में आप समाज को कैसे चला पाएंगे? बहुत बड़े पैमाने पे 10% लोगों के पास सारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज है और जो 90% लोग हैं वो सब खाली घूम रहे हैं। तो ये जो संविधानिक जो मापदंडों पे सरकारों को जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रही, क्योंकि वो जाति धर्म के ऊपर डिवाइड करके चुनाव जीत रही हैं। इसलिए जो गरीब आदमी है उसको जाति को भी छोड़ देना चाहिए, धर्म को भी छोड़ देना चाहिए, तब फैसला करना चाहिए।